मेहरान के 50 रुपए में शीशे भी आ जाते हैं, उसका खर्चा ही कुछ नहीं है। 6 लाख में गाड़ी बता दो मेहरान ना, उसके अलावा कुछ भी हो, वो बाद में रोते हैं। फिर गाड़ी आजकल खरीदना मुश्किल नहीं है, गाड़ी रखना ज्यादा मुश्किल है। इतनी गाड़ियों को रिव्यू किया हुआ है, आपका मेन क्या है गिला होता है? कहता था ये देख 2022 में लॉन्च होना, 2021 के सितंबर में नया स्टिकर वाला 125 ले लिया। क्या बात? कार कंपनीज को कहते हैं कि यार वो जाती कर रहे हैं, बहुत महंगी गाड़ी दे रहे हैं आम लोगों के पास गाड़ियां, और जो वो गाड़ियां बेच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, साइट्स के ऊपर भी लोगों को रेट बढ़ाने आते हैं, जैसे पासपोर्ट है, OLX है। सही। उसका तरीका ये होता है, आजकल ना ट्रेंड आ गया है UGC का। 3-3.5 साल मैंने ऐसा को बहुत पैसे नहीं कमाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम। नाजरीन, आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है ज़िले सुभान साहब। आपने इनको पार्क व्हील की वीडियोस में देखा होगा सरकास्टिकली रिव्यूज़ देते हुए गाड़ियों के। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह इस मुकाम पर आए, क्या इंस्पिरेशन थी इनकी, और स्पेशली इनकी जो स्टडी लाइफ थी वो किस तरह थी, और अब आजकल जो हर वीडियोस में ये आ रहे हैं इनके पीछे क्या राज है। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए आइए मिलते हैं ज़िले सुभान साहब से। अस्सलाम वालेकुम ज़िले सुभान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह आपकी तरक्कियों को तो मैं देख ही रहा हूँ क्या बात कि बाकी तो सब छोड़ें, हर एड में आप हैं, हर रील में आप हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, नाम बहुत मुश्किल है आपका, ज़िले सुभान। सर मुश्किल नहीं है, नाम आसान ही है ज़िले, लेकिन थोड़ा सा ये है कि यूनिक बहुत है। और ये वो नाम है जिससे बचपन से मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि आपने अक्सर नाम सुना होगा, ज़िले हुमा सुना होगा, इस तरह के नाम मैंने भी यही सुना। लड़कों का नाम बड़ा कम सुना होगा, बहुत कम। फिर मैं उन सबको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कोई मकलोर रोड वगैरह पे जाए ना, वहाँ पे आपको मकलोर रोड के पास, वो लक्ष्मी चौक के पास फिल्में लगी हुई होती हैं, वहाँ पे ज़िले शाह नाम की और इस तरह के नामों की, ज़िले सुभान नाम की फिल्में मिल जाती हैं आपको। तो ज़िले का मतलब होता है ज़ेरे साया, सही। और सुभान का मतलब होता है अल्लाह ताला। तो ज़िले सुभान का पूरा मतलब ये है कि ऐसा बंदा जो कि अल्लाह ताला के ज़ेरे साया हो। अब वो नाम मेरा ज़िले ऐसे मशहूर हो गया कि जब मैं पहली वीडियो करने गया, पाकविल्स के अंदर होता था मैं, तो जो मेरे साथ होते थे फरहान साहब, उन्होंने कहा कि आपको क्या, तो उनके मुंह से पहली दफ़ा ही निकला कि ज़िले। तो अब वो पहली वीडियो थी, और वो पहली वीडियो ही बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी और बहुत चली थी। तो उसकी वजह से बस वो फिर ज़िले करते करते नीचे कमेंट्स के अंदर भी 4-5 हज़ार कमेंट्स आ गए, सबने ज़िले ज़िले। तो उसके बाद से फिर वो बस मशहूर हो गया। इसका मतलब है आप नाम का खा रहे हैं। हाँ सर, और अल्लाह का शुक्र है, मैं कहता हूँ कि बचपन में जैसे मुझे लगता था यार थोड़ा सा अलग सा नाम है, बट ये देखा कि अल्लाह ताला की तरफ से जो भी चीज़ होती है ना, वो अच्छे के लिए होती है। तो अगर मेरा नाम कोई नॉर्मल होता तो हर किसी की ज़ुबान पर चढ़ता, याद ना रहता, लेकिन ये नाम ऐसा माशाल्लाह यूनिक नाम है। जी जी सर। तो सुभान भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका लाइफ एक्सपीरियंस, आपने पार्क व्हील में स्टार्ट किया और एक नया ट्रेंड सेट किया, तो ये लाइफ जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? सर ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 के अंदर। मैं IBA पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे काम तकरीबन छठा सेमेस्टर चल रहा था मेरा। तो छठा सेमेस्टर के अंदर ही जो इंटर्नशिप आती है, सबको टेंशन पड़ी होती है कि जी रिपोर्ट बनानी है। तो उसी लिए बस मैंने सिंपली अप्लाई किया था यहाँ पे, और अपनी CV के अंदर एक चीज़ मैंने एडिट की थी, उसमें कार एंथुसियास्ट ऐड करके मैंने भेज दिया। तो बस उधर इंटरव्यू की कॉल आई थी, क्या कहते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू बड़ा अच्छा रहा था, उनसे डिस्कशन वगैरह हुई, 2-3 इंटरव्यूज़ हुए थे, और उसके बाद बस उन्होंने रख लिया था। और वीडियो वगैरह से मेरा कोई लिंक नहीं था। जो मेरी जॉब थी वो थी डाटा मैनेजमेंट था कि उनकी जो वेबसाइट पे सारा डाटा आ रहा है ना, उसको मैनेज करना, कि किस गाड़ी की क्या एस्पेक्ट्स हैं, वो सारा कुछ। बट उसके बीच में मैं उनको कहता रहता था कि सर मुझे एक वीडियो करने दें। तो बड़े आप जिसे कह सकते हैं ना कि तड़ले मिनते करके जो है ना, 2-3 दफ़ा शूट कैंसिल हो के मैंने पहली दफ़ा वीडियो शूट करवाई थी। और वो पहली वीडियो ही थी कि उस टाइम हमारी मोस्टली वीडियोज़ के ऊपर आते थे 20 से 30 हज़ार व्यूज़ 24 घंटे के अंदर। सही। तो उस हमारी पहली वीडियो के ऊपर 24 घंटे के अंदर 1 लाख व्यूज़ आए थे, और एवरेज कमेंट होते थे 3-4, और उस पर 4,000 कमेंट्स आए थे। सही। तो बस उधर से जर्नी स्टार्ट हुई थी, और फिर ऐसा करते करते 3 महीने की इंटर्नशिप, 3 महीने इंटर्नशिप के बाद पार्ट टाइम, और पार्ट टाइम के बाद फिर वहाँ पे फुल टाइम। तो क्या चीज़ थी उस वीडियो में जो लोगों को बहुत पसंद आई और इतना कमेंट आए उन पे? असल में उसकी रीज़न ये थी कि मैं जो हूँ ना, बचपन से बहुत सार्कास्टिक हूँ। मैं सिर्फ एक वजह से मजाक नहीं करता है, किसी और को कुछ नहीं कहता, क्योंकि मुझे ना उसका बहुत एहसास है कि अगले बंदे को ना बुरा लग जाएगा वो। हाँ, तो मैं ना दिल आज़ारी का ख्याल रखता हूँ, लेकिन मैं बहुत सार्कास्टिक हूँ। मतलब मैं हर बात के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर ना कोई फ़नी बात कर सकता हूँ। तो मुझे बचपन से ही होता था कि सर सार्कास्टिक किस्म का चीज़ों का जवाब दें। तो बस गाड़ी का मुझे बचपन से शौक था, मतलब इतना था कि कौन सी गाड़ी है इसके बारे में सब मुझे आइडिया था। तो उस वीडियो के अंदर ना मैंने स्पेसिफिकली ना फ़नी रिव्यू किया था, कि मतलब जो मेरी गाड़ी में मसले थे ना, उन सबको मैंने ना मजाक के अंदर कॉमेडी करके बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग घुमाने में ज़्यादा पावर लगती है, तो सादा स्टीयरिंग था, मैंने कहा इसको पावर स्टीयरिंग है क्योंकि इसमें पावर लग रही है। शीशे ऊपर करने के लिए पावर ज़्यादा लग रही है, तो पावर विंडोज़ हैं।
सुबह सुबह पुश स्टार्ट है, पुश स्टार्ट मैंने कहा बटन वाली नहीं है, सुबह सुबह धक्के से स्टार्ट होती है तो इसलिए पुश स्टार्ट है। तो मतलब इस तरह की ना छोटी छोटी उसके अंदर फनी बातें नहीं। और मेहरान का सबसे बड़ा ये एज था कि मेहरान आपके पास पराडो या लैंड क्रूजर कोई भी गाड़ी है, मेहरान पाकिस्तान के 90-80% बंदे ने ना लाजमी या तो देखी हुई है या बैठा हुआ है या चलाई हुई है, या स्टार्ट उधर तो रिलेटेबल उससे बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से वीडियो बहुत चली थी। और वो एक मशहूर है कि अब मेहरान के 50 रुपए में शीशे भी आ जाते हैं, उसका खर्चा ही कुछ नहीं है। हाँ ये चीज़ अब थोड़ी सी महंगाई होगी भी, लेकिन सबसे पहले मेहरान का पहले यही, और उसमें भी ये बातें थी मेरे रिव्यू के अंदर भी ना कि मोटरसाइकिल मैकेनिक भी स्टार्ट कर देता है, आज तक कभी कोई टेंशन नहीं देती। तो ये चीज़ मेहरान की वाकई बहुत अच्छी है कि अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर ऐसा बंदा ना जो कि बाइक से गाड़ी पे शिफ्ट हो रहा है, अक्सर लोग जब गाड़ी खरीदते हैं कहते हैं मेहरान के अलावा कोई भी गाड़ी बता दो, या 6 लाख में गाड़ी बता दो, मेहरान ना उसके अलावा कुछ भी हो। वो बाद में रोते हैं फिर, क्योंकि मेहरान ऐसी गाड़ी है वो आप शुरू में ले लेते हो, आपको तंग नहीं करती है, ऐसा सिखा देती है चीज़ें, सस्ते सस्ते उसके मसले होते हैं, वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं। आप कोई और गाड़ी ले लो ना, उसके पार्ट्स में मसला आता है, उसकी मतलब उसके अंदर कोई मसला आना शुरू हो जाए ना, मेंटेनेंस तो वो रुलाती है। गाड़ी आजकल खरीदना मुश्किल नहीं है, गाड़ी रखना ज़्यादा मुश्किल है, ये भी अगर यूज्ड गाड़ी लो तो। बिल्कुल। जो आपने एक ट्रेंड सेट किया, उसके बाद वीडियोस आपने बनाई, ये वीडियोस का ख्याल आपको कब आया? क्योंकि ये तो आप किसी और फील्ड के लिए गए थे और आपने कुछ और स्टार्ट किया, तो ये बीच में जो एक आइडिया है आपको, इसका बताएं जरा। अच्छा सर, मैं ना यहाँ पे जैसे पाकविल्स के अंदर मैं देखता था ना, वैसे सुनील साहब में बहुत क्रेजी फैन था, मतलब कि आप ऐसा समझेंगे जो आजकल लोगों के, जैसे मेरे भी काफ़ी ज़्यादा फैन हैं, सुनील साहब के भी फैन हैं, तो जैसे उनको जो मैसेज कर रहे होते हैं ना, और ऐसे लोग जिनकी आपको आंखों में चमक नजर आती है कि पहली दफ़ा देखें तो आपको पता लग रहा होता है कि यार ये बंदा ना बहुत वो हो गया हुआ है, स्टार स्ट्रक हो गया हुआ है, तो मैं उस टाइप का बंदा था। तो उनके मैं रिव्यूज़ वगैरह देखा करता था, तो वो प्लेन होते थे और ना सिंपल सिंपल बताते थे कि अच्छा ये है, बहुत एक्सपर्ट की तरह। तो उसमें से ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी, और इसके अलावा और भी कोई चैनल वगैरह थे तो बहुत टेक्निकल रिव्यूज़ हुआ करते थे। और मैं थोड़े थोड़े बचपन में देखा करता था टॉप गियर बाहर का एक है, वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा आपको गाड़ी को, और वो फ़नी किस्म के ना, मतलब बीच में रेस लगा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, इस तरह की वीडियोस वगैरह बनाते थे वो लोग। तो मैं वो वीडियोस देखता था, तो मेरे माइंड में जब से होता था कि यार थोड़ा सा ना इसको जाके इजी होकर मैं बताऊं, कि अक्सर मैं देख रहा होता था उसमें बता रहे होते थे कि जी कैम्बर्ड है गाड़ी, इसके अंदर IB टेक है, क्रूज कंट्रोल है, ये वो फीचर्स पता ही नहीं होते थे इनका मतलब क्या है। तो मैंने इस तरह की वीडियो स्टार्ट की कि एक ले मैन को किस तरह समझ आ सकती है इन चीज़ों के बारे में। और मेरा ये गोल था हमेशा से, मैं अपनी क्लास के अंदर गया था ना, मैं क्लास का 6 सेमेस्टर में पढ़ा था, तो मतलब 6 सेमेस्टर पढ़ रहा था, तो 1 साल मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर होते हुए जॉब की थी, और मैंने उसमें वीडियोस भी आई थी। तो मैंने अपना ये सेट किया हुआ था कि जिस दिन मेरी क्लास के लड़कों ने पूछ लिया ना, और क्लास की लड़कियों ने पूछ लिया कि हाँ हमने तुम्हारी वीडियो देखी है, तो उस दिन मैं समझूंगा कि हाँ मैं सक्सेसफुल फेमस हो गया। हाँ, क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि लड़कियों को भी गाड़ी का इंटरेस्ट नहीं था, और मेरी जो मतलब मोस्टली जो बच्चे वगैरह पढ़ते थे मेरे साथ, उनको भी इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने कहा अगर इन लोगों को पता लग गया ना जिस दिन, तो उस दिन मुझे आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मैं काम ठीक कर रहा हूँ। और मैं यही चाहता था कि फैमिलीज देखें मेरी वीडियोस, बच्चे देखें, बूढ़े देखें, एक ऐसा इस तरह का कंटेंट हो जो कि हर बंदा देख ले जिसको गाड़ी में इंटरेस्ट नहीं भी है। आपने सर एक और ये चीज़ स्टार्ट की कि बाइक्स के रिव्यूज़, तो सर इधर किस तरह इंटरेस्ट आया? सर बाइक के रिव्यूज़ तो हम पहले भी करते थे, बट बाइक का अलग चैनल नहीं था हमारे पास। तो बाइक का अलग चैनल जो है वो फिर मैंने स्टार्ट किया था, मेरे साथ हमजा होते थे, तो ऊपर से आया था कि यार एक चैनल नया स्टार्ट करना है, तो फिर हमने वो स्टार्ट किया। और बाइक का ये फ़ायदा होता है कि बाइक वही चीज़, जैसे मेहरान हर किसी के लिए रिलेटेबल है ना, उसी तरह इसका भी आपको ये फ़ायदा है कि बाइक भी हर बंदे के पास है। बिल्कुल। अब अक्सर ये होता है कि आप एक ना इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हो, आपको लैम्बोर्गिनी की बड़ी बड़ी गाड़ी की वीडियोज़ वगैरह दिखाते रहें, 2 महीने 3 महीने 5-6 वीडियोस देखेंगे, उसके बाद कहेंगे यार ले तो सकते नहीं, कितना देख लेंगे। मूड बूस्टर था। हाँ मूड बूस्टर था। तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जो आपको लगे कि अच्छा यार ये तो मैं, चलो 70 मैंने देख ली, उसका फनी रिव्यू कर दिया मैंने, वो भी देख लिया लोगों ने। इसी तरह के इस तरह का कंटेंट निकालें जो एक आम बंदे के लिए भी रिलेटेबल हो, कोई ऐसी बाइक के बारे में बता दें जो उसने असल में भी देखी हुई हो। सही। सुभान भाई, आपने मतलब इंडस्ट्रीज के इतनी गाड़ियों को रिव्यू किया हुआ है, आपका मेन क्या एक जिसे कहते हैं गिला होता है कि यार इंडस्ट्री को ये चीज़ लानी चाहिए? हाँ। अच्छा सर, मेरे तो गिले काफ़ी है। मैं जो मशहूर हुआ था मैं रोस्टिंग से ही हुआ था, मतलब पहली मेहरान की वीडियो भी मैं रोस्ट ही कर रहा था ना कि हाँ ये चीज़ें नहीं है। फिर उसके बाद होंडा के लिए मैंने काफ़ी 1-2 वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर मैं रोस्ट कर रहा था। होंडा के बारे में क्या वैसे आपका ख्याल था? सर होंडा मतलब हर चीज़ के साथ मुझे यही था कि यार कोई नई चीज़ क्यों नहीं देते ये, मतलब बाइक अगर आ रही है तो मैं असल में वो बंदा था जिसने कभी इतना बहुत ज़्यादा बाइक में तो बिल्कुल ऐसा खास इंटरेस्ट था ही नहीं, मतलब बचपन से ज़्यादातर गाड़ी चलाते थे और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता था। तो मुझे ना कभी दोस्त मिलते थे, यार ये नया 125 लेके आया हूँ, ये देख और नहीं वो ये कहता था ये देख 2022 में लॉन्च होना, 2021 के सितंबर में नया स्टिकर वाला 125 ले लिया। मैंने कहा यार इसमें ऐसी कौन सी एक्साइटमेंट की बात है, एक स्टिकर ही तो चेंज हुआ है। नहीं जाने दे यार, जब 2012 में चेंज हुआ था दोस्त कि ये देख काला सिलेंसर है इसका, ये वो। मैंने कहा यार ये कोई बात है करने वाली, मतलब को तुम मुझे बताओ कि यार गियर इंडिकेशन हो, कोई फ्यूल के बारे में कुछ बता रहा हो, फ्यूल की इंडिकेटर लग जाए उसके अंदर, अक्सर जो रोड पे लटा के फिर रहे होते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें उसमें कि नहीं जी ये भी नहीं है वो भी नहीं। तो मैंने कहा एटलीस्ट कोई इस तरह के चेंजेस हो जो कि आपको अच्छे लगे। तो उसके ऊपर फिर मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी तो वीडियोस के अंदर मतलब थी ही रोस्टिंग, मतलब
होंडा सिटी के ऊपर, मेहरान के, बुलान के ऊपर मैंने बड़ी वीडियो बनाई थी कि इसकी हीटेड सीट्स हैं, सीट के नीचे इंजन होता है। तो इस तरह की ना फ़नी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तो थी। एक बुलान से इसी बात से मुझे याद आया, मेरे भाई को मैं कहता होता था मैंने बुलान नहीं चलानी, मुझे कमर में इशू है, मैं नहीं चला हाँ, सकता, हाँ। कि उसको ऐसे करके रहना उसकी पड़ता है। सीट एडजस्टेबल नहीं है। और वो मुझे क्या कहते थे, तुझे कमर का इशू है, कमर जितनी गर्म रहेगी उतना अच्छा रहेगा, पट्टों को मजबूती मिलेगी। ये देखे ना, ये अच्छी चीज़ है। कैसे उन्होंने जुगाड़ निकाले हुए। तो ये इसी तरह का था, तो इसी तरह का मेरा कंटेंट था। तो और इस तरह का बीच में तो मैं बहुत ज़्यादा करते ही रहता था कि यार ये भी मसला है, वो भी मसला है। तो यही सारी बातें होती थी जो कि मैं मतलब गिले जिले जो है ना मेरे सारे वीडियोस के अंदर, मैं वीडियोस में कर चुका हूँ गिले। सही। तो अभी वैसे क्या चाहिए आपको, कि क्या चेंजेस आनी चाहिए इंडस्ट्रीज में या लोगों के माइंड में? असल में सर लोगों के माइंड में ना एक चीज़ ये आनी चाहिए कि अब ना प्राइसेस बहुत महंगी हो गई हैं गाड़ियों बहुत की। ज़्यादा। मतलब नई गाड़ी इतनी महंगी हो गई है कि समझ ही नहीं आती है। उसके चक्कर में यूज्ड गाड़ी वाले भी जो है ना, मेरे ख्याल से थोड़ी सी, मतलब हम कार कंपनीज को कहते हैं कि यार वो जाती कर रहे हैं, बहुत महंगी गाड़ी दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। अगर हम अपने एंड पे देखें, जो आम लोगों के पास गाड़ियाँ और जो वो गाड़ियाँ बेच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? मतलब जिसके पास थोड़ी सी साफ गाड़ी है ना, वो उसको ऐसे बेच रहे हैं जैसे उसके बाप की आखिरी निशानी है। मैं सीरियस बता रहा हूँ कि मतलब यार क्या, मतलब कोई बात है करने वाली? आपके पास फॉर एग्जांपल 15 साल पुराने सिविक है, या फिर आपके पास 20 साल पुरानी करोला है, और आपको शर्म भी नहीं आ रही है उसके 20-25 लाख रुपए मांगते हुए। अच्छा। मतलब आपने अल्लाह को जान देनी है, जाके क्या बताओगे यार कि आप उस गाड़ी की इनवॉइस होगी 6-7 लाख रुपए की, और वो आप गाड़ी के 20 लाख रुपए मांग रहे हो, 22 लाख रुपए मांग रहे हो। यार मतलब इतने ना हो, ठीक है, जो उसकी प्राइस है मार्केट के अंदर उसके हिसाब से दे दो, बट इतनी प्राइस नहीं होनी चाहिए। अब उसकी रीज़न ये है कि ऑल्टो फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपए की है। अगर इस पहले मुझे याद है अच्छी तरह, ये जो आपकी रिबर्थ है, जो सिविक रिबर्थ है 2014 वाली, 2013-14 वाली, वो गाड़ी आपको आराम से 20 से 25 की बड़ी अच्छी गाड़ी, साफ सुथरी बेहतरीन मिलती थी। अब जब ये ऑल्टो 30-35 की हो गई है, तो वो गाड़ी का क्या हुआ, फिर वो गाड़ी भी उठ के महंगी हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि जो बंदा 30 लाख दे सकता है ना, उसके पास पेट्रोल के पैसे होते ही हैं। तो जिस बंदे के पास पेट्रोल के पैसे होते हैं ना, तो उसको इस चीज़ का मसला नहीं होता कि यार ऑल्टो लेनी है या रिबर्थ लेनी है, तो वो बंदा आराम से रिबर्थ भी खरीद सकता है। तो इसी तरह से, इस वजह से क्या हुआ कि जो मतलब यूज के अंदर पुरानी गाड़ियाँ थी ना, बहुत महंगी हो गई हैं। अब तो साइट्स पे भी बहुत ज़्यादा महंगाई, मतलब रेट बहुत वेरी कर रहे हैं। असल में ये रेट से मुझे याद है कि मैं वैसे ही एक दफ़ा देख रहा था, मुझे एक बंदा मिला था, वो बता रहा था कि साइट्स के ऊपर भी लोगों को रेट बढ़ाने आते हैं, जैसे पार्कविल्स है, ओएलएक्स है। उसका तरीका ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी है ना, आपने बेचनी है होंडा सिविक रिबर्थ, आप क्या करेंगे, 10 बहुत साफ गाड़ियों के ऐड ना, अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग पूरी सही इन्फॉर्मेशन के साथ, मतलब आपकी गाड़ी की प्राइस बनती थी फॉर एग्जांपल 30 लाख, आपने क्या किया, सारी गाड़ियों की जो ऐड लगा दिया 32, 33, 37, 38, 35, 36, 10-15 ऐड लगा दी इस प्राइस के, और जो पहले कम की लगी हुई थी वो गाड़ी लगी हुई थी फॉर एग्जांपल 20 लाख की। तो अब कोई भी बंदा जब गाड़ी की प्राइस सेट करता है ना, वो कम और महंगी वाली प्राइस देखते हैं। जैसे आज मैं गाड़ी बेचने गया हूँ ना, मैं पिक्चर अपलोड करूँगा, मैं देखूंगा सबसे सस्ती गाड़ी कितने की लगी हुई है, सबसे महंगी गाड़ी कितने की लगी हुई है। मैं देखूंगा अच्छा सबसे साफ जितनी तो साफ नहीं है मेरी, मैं कहूँगा नहीं सबसे गंदी, जितनी गंदी भी नहीं है मेरी, तो मैं कहूँगा अच्छा ये गाड़ी 20 लाख रुपए की सबसे गंदी लगी हुई है, तो मैं कहूँगा मेरी गाड़ी तो साफ है यार। तो पहले उस गाड़ी की प्राइसेस लगी हुई थी 30 लाख नॉर्मल, फिर जो 8-10 लोग वो खुद से ऐड लगा देते हैं ना ज़्यादा प्राइस करके, उससे वो बंदा देखता है कि अच्छा यार मेरी गाड़ी इतनी साफ नहीं है, लेकिन फिर भी 30 लाख वाली तो नहीं है, वो भी 32 लगा देता है। फिर जो एंड का 20 वाला बंदा होता है वो भी कहता है कि यार अच्छा इतनी अच्छी गाड़ी को लगे, मेरी भी इतनी गंदी तो नहीं है, मैं भी 24 कर देता हूँ। तो इस तरह बढ़ते ना, वो सारी की सारी गाड़ियों की प्राइसेस ना थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। और वो जो महंगी गाड़ियाँ लगी हुई होती हैं वो बेचने के लिए नहीं होती हैं, वो जानबूझ के बस कुछ लोग होते हैं वो अपनी मतलब पिक्चर्स वगैरह लेके फेक इन्फॉर्मेशन के साथ ऐड लगा देते हैं, उससे सिर्फ वो देखने के अंदर बहुत ज़्यादा एवरेज प्राइस बढ़ जाती है, उनमें से कोई फायदा होता है। तो उसमें से कोई एक आधा बंदा ये होता है वो आके देखता है कि अच्छा यार महंगी इतने की है, सस्ती इतने की, ये 32 मांग रहा है, ठीक है। हालांकि उसकी सबसे महंगी की 30 होनी चाहिए थी, सबसे सस्ती की 20 होनी चाहिए थी, और अच्छी प्राइस उस गाड़ी की 26-27 होनी चाहिए थी, बट इस तरह करते करते वो बढ़ जाती है। सर हमारे पाकिस्तान में एक जो है ना डिस्कशन बड़ी चलती है कि ऑटो लें या मैनुअल लें, आप क्या प्रेफर करते हैं? सर अगर आपके पास खुला पैसा है ना, तो अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो आप ऑटो ले लें, ठीक है, समझ आती है आपकी, इजी सीन है। लेकिन ना यूज्ड गाड़ी के अंदर अगर आप ले रहे हो ना, आप मतलब 660 वगैरह लेनी है तो आप ठीक है ले लें, क्या कहते हैं, ऑटो ठीक है। और पाकिस्तान में लोगों को शौक होता है जी हम नवाब बन जाएं। बात यह है कि जो पुरानी गाड़ी ऑटो होती है ना वो बड़ा तंग करती हैं। पुरानी सिविक ऑटो हो गई, अगर फॉर एग्जांपल पुरानी करोला ऑटो हो गई, चाहे वो जापानीज ही हो, जापानी भी अगर कोई ज़रा पुरानी गाड़ी है तो उनकी एवरेज अच्छी नहीं होती है ऑटो गाड़ियों की, उनकी एवरेज होती है मतलब बड़ी गाड़ी के अंदर तो ये प्रूवन है कि सिविक, करोला, लांसर अगर ऑटोमेटिक हो ना, होंडा सिटी IDS है जिसकी बहुत अच्छी और मशहूर एवरेज है 2004-5 वाली सिटी, इन गाड़ियों की भी अगर आप ऑटो में लेना तो इनकी 9-10 से ज़्यादा एवरेज नहीं होती।
अगर यही गाड़ी आप मैनुअल में ले लो तो इन सारी गाड़ियों की एवरेज जो है ना 13, 14, 12, 13, 14 होती है। तो अगर आप यूज्ड गाड़ी इसलिए खरीद रहे हैं कि यार आपको फ्यूल की अच्छी एवरेज मिल जाए, तो आपको फ्यूल की अच्छी एवरेज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आजकल पेट्रोल बहुत महंगा है। और जहाँ तक बात है ऑटो गाड़ी की, अगर आप बचपन से चला रहे हैं तो यार कोई ऐसा मसला वाली बात नहीं है, आप चला सकते हैं ऑटो, कोई इतना मैनुअल गाड़ी चल जाती है, कोई इतना मसला वाली बात नहीं है। सही। क्योंकि पुरानी गाड़ी लेके आप तंग होंगे फिर उस गाड़ी से। फ्यूल की एवरेज बहुत ख़राब है पुरानी गाड़ियों के अंदर अगर आप ऑटो ले लेते हैं तो। सही। सर आपकी इसके अलावा भी आजकल मसरूफियात हैं, उनके बारे में हमें बताएं। सर आजकल मसरूफियात मेरी यही हैं कि जैसे पहले पाकविल्स में था मैं, फिर पाकविल्स से मैं जब स्विच किया तो फिर मैं OLX के अंदर था, और अब OLX के अंदर होता हूँ। और इसके अलावा आप जैसे देख सकते हैं कि फ्रीलांस, आपको जैसे आपने कहा कि मैं वीडियोस में आपको नजर आ जाता हूँ हर तो वीडियोस में। हाँ, तो इस तरह के काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो कि पेड पे भी चलाते हैं वीडियोस वगैरह, तो उनके लिए बैजन जैसे आप कह सकते हैं कि एक्टर या कंटेंट क्रिएटर, उसके अंदर काम करता हूँ। सही। और एक चीज़ मैं छोटी सी ऐड करता हूँ कि आजकल ना ट्रेंड आ गया है UGC का, यूजर जनरेटेड कंटेंट। सही। पहले ब्रांड्स क्या करते थे कि अपना एक छोटा सा ऐड बनाया, उसको दे देते थे इन्फ्लुएंसर को, क्या ये अपनी प्रोफाइल पर आगे चला दो, या फिर एक खुद ऐड बनाते थे और कहते थे कि जी पेड पे चला देते थे। अब वो कहते हैं UGC, मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट। वो इन्फ्लुएंसर को कहते हैं कि हमें एक खुद से कंटेंट बना के दो, और वो उसको पेड पे चलाते हैं। सही। या फिर उसके थ्रू मार्केटिंग करवाते हैं। तो अब ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है। तो इसका फायदा ये होता है कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल उस बंदे की जो ऑडियंस है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 40,000 फॉलोअर्स हैं, बट देखा मुझे पुरानी वीडियोस में अगर मैं देखूं तो मेरे हंड्रेड्स ऑफ मिलियन में व्यूज हैं अगर मैं टोटल देखूं ना, तो उसकी ऐसे शक्ल बहुत लोगों ने देखी है। मैं जेलम पे पुल में हूँ, मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे हर जगह पे बंदा कोई ना कोई मिल जाता है। फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू देखी हुआ लोगों ने देखा हुआ है। तो उसकी वजह से जिन लोगों ने मुझे देखा हुआ है ना, फिर उन लोगों को लगता है कि अच्छा ये कह रहा है तो ट्रस्ट कर लेते हैं बात पे। तो इसलिए आजकल ये एक नया कंटेंट, मतलब ये टाइप आई है, तो इसलिए लोग आपसे वीडियो बनवा के अपनी प्रोफाइल्स पर हर जगह पे चलवाते हैं। मैंने काफी लोगों को देखा हुआ है जो ऐसे काम कर रहे हैं ना, और अपना ही कंटेंट क्रिएट करते हैं और खुद ही और उसके बीच में ब्रांड की इंटीग्रेशन होती है, मतलब इश्तेहार नहीं होता, वो अपनी स्टोरी होती है और उसके बीच में एक छोटा सा पार्ट ब्रांड का होता है। सुभान भाई कोई लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को? जी लास्ट मैसेज आपने मेरे से ना बड़ा सोफिस्टिकेटेड होकर पूछ लिया, ऐसा तो नहीं है मुझे। हमारी यूथ जो आजकल आ रही है, मैं आजकल थोड़ा सा ये कहूँगा कि जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि जी क्या काम करें, किस चीज़ के ऊपर फोकस करें, डिग्री की समझ नहीं आ रही होती। मगर मैं हल्का सा छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैं भी वो बच्चा हूँ कि जिसको FSC की समझ नहीं आई थी, और मेरे FSC के अंदर बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं आए थे। मैट्रिक तक मैं ठीक था, FSC में अच्छे नंबर नहीं आए थे, और मैंने FSC छोड़ के ICOM किया था, और वो भी प्राइवेट। अच्छा। तो मेरा बड़ा बैड सीन था उस टाइम, समझ नहीं आ रही थी कि जी क्या करें, ज़िंदगी में कुछ नहीं समझ आ रही थी, कि लग रहा था कि यही कि अगर डॉक्टर इंजीनियर ना बोले तो दुनिया के अंदर फ्लॉप है। सब ऐसे ही है। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है ना, तो यार टेंशन वाली बात नहीं है। किसी भी डिग्री का जो है ना स्कोप नहीं होता, जो स्कोप होता है वो हमेशा बंदे का होता है। अगर आप किसी भी एक डिग्री को, किसी भी एक काम को, किसी भी एक प्रोफेशन को पकड़ के उसके ऊपर 4 से 5 साल उसको डेडिकेशन से लगा दो ना, वो प्रोफेशन आपको पैसे देना शुरू कर देता है। ऐसे ही। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो 3 साढ़े 3 साल मैंने ऐसा बहुत पैसे नहीं कमाए, लेकिन अब वो एक टाइम आ गया है कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिटर्न आना शुरू हो गया, ब्रांड वैल्यू बना। हाँ, तो आप एक टाइम तक किसी चीज़ को अगर टाइम दें ना, तो आपको मतलब 2-3 चीज़ें, आप डेडिकेशन रखें उसके ऊपर, बिलीव रखें कि यार ये चीज़ मैं कर रहा हूँ अच्छी है, ये चलेगी। और सेकंड चीज़ ये हो कि कंसिस्टेंसी हो, कि यार जो काम मैं कर रहा हूँ मैं रूटीन से करता रहूँ। वीडियोस बनानी है, शुरू करना है ना, आपको कभी भी वीडियो शुरू करनी है ना बनाना, तो कभी भी इरफान जुनेजा होगा, मेरा या किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर का कंटेंट ना देखें जो कि इस टाइम बहुत आगे जा चुका है। या अगर देखना भी है तो अभी का ना देखें, उन सबकी प्रोफाइल में जाएं, लेटेस्ट के ऊपर जाके सबसे आखिरी वीडियो जाके चेक करेंगे उनकी पहली वीडियो क्या ऑप्शन आ रही होती है। अगर उसमें पहली वीडियो आप सारों की देखें और सिर्फ उस पहली वीडियो से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगले 1 से 2 महीने के अंदर शॉर्ट वीडियोस के ऊपर फोकस करें। टिकटॉक, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सारे आजकल शॉर्ट वीडियोस पे फोकस कर रहे हैं। किसी भी इन्फ्लुएंसर की पहली वीडियो जाके देखें और कोशिश करेंगे इससे बेहतर बनानी है। बस ये छोटा सा काम कर लें आप, इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 महीने में कामयाब। थैंक यू सो मच सुभान भाई, आप अपनी मसरूफियात से इतना टाइम निकाल के आए और हमारी ऑडियंस के साथ इतना मुफीद मशवरा जो आपने दिया उनको। इसके साथ मैं यही कहूँगा जो सुभान भाई ने बड़ी बेहतरीन बात की कि गाड़ी लेना मुश्किल बात नहीं है, रखना मुश्किल बात है। इसके साथ साथ ये है कि आप आजकल जो डिग्रियों में फंस जाते हैं लोग और कहते हैं कि यार सिर्फ यही नंबर्स थे, इधर ही रो पिट गए हैं, आप कुछ नहीं हो सकता आगे, तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त बात ये की कि उनके अपने लाइफ एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि उन्होंने मैटर किया ही नहीं है नंबरों पे। उन्होंने बस जो अपना शौक है वो कंटिन्यूटी रखी उस पर, और आज वो जिस मुकाम पे हैं वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू सो मच।